Hello students, welcome to our new lecture based on the topic polymers and chemistry in everyday life. NCERT में ये हमारे दो चैप्टर्स हैं, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे एंड के दो चैप्टर्स हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट के अपने को दो छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि आज के इस एक ही लेक्चर में ये दोनों ही चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा लर्निंग वाला है यहाँ पर, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वो प्योर लर्निंग वाला ही है। उसमें ड्रग्स और एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन, ये सारे ड्रग्स आपको लर्न करने पड़ेंगे और आपको सिर्फ उतना ही लर्न करना है जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर समझने वाला कॉन्सेप्चुअल है पॉलीमर चैप्टर, कि आखिर पॉलीमर कैसे बनते हैं, पॉलीमर का कंडेंसेशन कैसे होता है, पॉलीमर का मोनोमर क्या है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, जिसको आप समझ भी सकते हैं, तो ये पूरी तरह से लर्न करने वाला नहीं है। आफ्टर ऑल फाइनली आपको एनसीईआरटी में जितने पॉलीमर दिए हैं या जितने मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, आपको उनके पॉलीमर के मोनोमर जरूर लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी पॉलीमर में कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है। बट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लर्निंग वाला चैप्टर है और ये आपको एनसीईआरटी से, और जितना मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा वो सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो सबसे पहले पॉलीमर पे स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीमर हेडिंग डाल देंगे आप, इंट्रोडक्शन। तो पॉलीमर आखिर होता क्या है, पॉलीमर आखिर है क्या? तो एक्चुअली ये पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो पॉली और दूसरा है मर। मर का मतलब वो मर नहीं, तो पॉली का मतलब हो गया मैनी, पॉली का मतलब हो गया मैनी, कई सारे, है ना। और मर का मतलब है मोनोमर, मोनोमर। ओके, तो मैनी मोनोमर्स। पॉलीमर का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो कि कई सारे मोनोमर्स से मिलकर बना है। कई सारे मोनोमर्स से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। तो ये नोट कर लेंगे इसी तरीके से आप। तो पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय मोनोमर्स, पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय मैनी मोनोमर्स, मैनी मोनोमर्स, और ये जेंट नेटवर्क कंपाउंड बनाते हैं। और जेंट नेटवर्क बनाने की वजह से इनका मोलर मास बहुत ही हाई होता है। तो अगला पॉइंट ये भी मेंशन कर देंगे, दे हैव हाई मोलर मास, हाई मोलर मास ड्यू टू जाइंट नेटवर्क, ड्यू टू जाइंट नेटवर्क। ओके, बहुत बड़े बड़े नेटवर्किंग बनाने लगते हैं, इस वजह से इनका मोलर मास भी क्या होता है? बहुत ज्यादा आने लगता है। तो हाई मोलर मास होते हैं एंड दे आर फॉर्म्ड बाय मोनोमर्स। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ओके, तो पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं मालूम है आपको? तो पॉलीमर बहुत सारे टाइप के होते हैं। डिपेंड करता है कि आप ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करना चाहते हैं। जैसे पॉलीमर नेचुरल भी होते हैं, पॉलीमर सिंथेटिक भी होते हैं, पॉलीमर सेमी सिंथेटिक भी होते हैं, पॉलीमर लीनियर भी होते हैं, क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं, पॉलीमर एडिशन भी होते हैं, पॉलीमर कंडेंसेशन भी होते हैं, पॉलीमर होमोपॉलीमर भी होते हैं, पॉलीमर कोपॉलीमर भी होते हैं। तो ये इतने सारे टाइप्स के, तो कौन कौन से टाइप बनेंगे? तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप बनते जाएंगे। तो अपने को क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन, सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो अब अपने को जानना है कि सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। सोर्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं सोर्स की बात करूं तो पॉलीमर सोर्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। एक होता है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, और लास्ट है सिंथेटिक। तो नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, अब ये नेचुरल पॉलीमर क्या होता है ये जानना है अपने को। तो नेचुरल पॉलीमर वो होते हैं जिनका सोर्स नेचुरली पूरा है, तो नाम ही है नेचुरल पॉलीमर। तो ऐसे पॉलीमर्स जो कि हमें कहां से मिलते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो जो एनिमल्स प्लांट्स से मिलते हैं ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर। ओके, obtained from plants and animals। तो जो ऑब्टेन होता है हमें प्लांट और एनिमल से, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? दे आर आर्टिफिशियल मैन मेड पॉलीमर। तो ये भी लिख लेंगे, आर्टिफिशियल मैन मेड पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर। ओके, सेमी सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक तो समझ में आ गया, नेचुरल भी समझ में आ गया, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? तो ऐसे पॉलीमर जिनका सोर्स तो नेचुरल हो लेकिन उन्हें तैयार किया जाए बाय आर्टिफिशियल टेक्निक्स। तो यहां लिख लेंगे सोर्स इज नेचुरल बट formed by some artificial techniques। But formed by some artificial techniques, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इनके कोई एग्जाम्पल बिल्कुल हैं, जैसे नेचुरल पॉलीमर में नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर कैसा होता है? हमें प्लांट से मिलता है, पेड़ों से मिलता है ना। नेचुरल रबर हो गया सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, गम। तो इस तरीके के पॉलीमर्स ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स। ओके, सिंथेटिक पॉलीमर, इसके तो कई सारे एग्जांपल हैं। आज की डेट पे हम आसपास घिरे ही हुए हैं सिंथेटिक पॉलीमर से, जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, है ना, और भी बहुत सारे पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे, नायलॉन 6, नायलॉन 66, पूरी कॉपी भर जाएगी, इतने सारे। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सोर्स नेचुरल लेकिन उन्हें तैयार किया जा रहा है बाय सम आर्टिफिशियल टेक्निक्स। तो इसके एग्जांपल में लिख लेंगे जैसे कि सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट, ये सभी एग्जांपल हो जाएंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर पे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब शेप के बेसिस पे अपने को क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप।
तो शेप के बेसिस पे पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं? तो पॉलीमर 3 टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो थर्ड है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके, तो ये 3 टाइप के पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब ये लीनियर क्या होता है, ब्रांच चेन क्या होता है और क्रॉस लिंक्ड क्या होता है? तो पॉलीमर जिसमें लीनियरली एक दूसरे के साथ चेन बनाते चले जाएंगे, ज्वाइन होते चले जाएंगे, उन्हें लीनियर बोल दिया जाएगा। ब्रांच चेन का मतलब है जैसे ये पॉलीमर है, इसमें ब्रांचिंग भी है, साइड चेन से भी जुड़ते जा रहे हैं, तो इनको क्या बोल दिया जाएगा? ब्रांच्ड चेन। और क्रॉस लिंक्ड का मतलब है कि जो लीनियर पॉलीमर है उनमें ब्रांचिंग इस तरह से है, कि वो साथ में क्रॉस लिंक्ड भी बनाते चले जा रहे हैं। तो ये देखिए क्रॉस लिंक्ड बनता चला जा रहा है, इसलिए बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप पॉलीमर कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप्स के, लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। तो पॉलीमर्स को जो सिंथेसाइज किया जाता है तो 2 टाइप के पॉलीमर होते हैं, या तो पॉलीमर हमारा एडिशन पॉलीमर होगा या फिर वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, या तो एडिशन पॉलीमर होगा या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। तो इसकी भी कैटेगरी बना देते हैं। 2 टाइप के पॉलीमर होंगे, एडिशन पॉलीमर और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एडिशन पॉलीमर वो होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सेम या डिफरेंट मोनोमर आपस में लिंक करेंगे, आपस में ज्वाइन होंगे और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, और वो सिंगल प्रोडक्ट हमारा पॉलीमर होगा, बाय प्रोडक्ट नहीं होगा। ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर। और वो पॉलीमर जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सेम या डिफरेंट मोनोमर्स आपस में लिंक अप होंगे, ज्वाइन होंगे और पॉलीमर बनाएंगे, और इसके साथ साथ कुछ लाइटर मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया, मिथाइल एल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया। इस तरीके के बाय प्रोडक्ट्स भी जिसमें मिलने लग जाएं वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, तो ये भी लिख लेंगे। formed by 2 or more same or different monomer in which formed by 2 or more same or different monomer in which no byproduct is formed, only single product, और वो प्रोडक्ट क्या है? पॉलीमर इज फॉर्म।
सिंगल प्रोडक्ट जिसे पॉलीमर कहते हैं इस फॉर्म, उसे बोला जाएगा हमारा एडिशन पॉलीमर। और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होगा, तो वो भी लिख लेते हैं कंडेंसेशन में। फॉर्म्ड बाय टू और मोर सेम, यहां पर भी सेम और डिफरेंट मोनोमर, सेम और डिफरेंट मोनोमर, ओके, in which byproducts are also formed. Byproducts are also formed, like CO2, water, ammonia, etc. Okay. Byproduct is also formed. So byproduct is also formed along with polymer. तो उसे बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, जो एडिशन पॉलीमर में है जिसमें बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं। अभी जब हम पॉलीमर बनाना स्टार्ट करेंगे तो अपने को ऐसे ही कैटेगराइज करते जाएंगे कि एडिशन होगा कि कंडेंसेशन होगा। कुछ लिख लेंगे एग्जांपल्स में, जैसे पीवीसी, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पीवीसी हो गया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो गया, ये भी हमारा एडिशन पॉलीमर में आएगा, ओके। और बुना एन, बुना एस, एक्सेट्रा। तो ये सब एडिशन पॉलीमर में, क्योंकि इनके बनने में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता। अब बाय प्रोडक्ट वाले कौन से हो जाएंगे, तो जैसे नायलॉन 6, नायलॉन 6 है ना, पॉलीस्टर, पॉलीस्टर, अभी के लिए इतना ही लिख लीजिए, अभी अपने को खूब सारे पॉलीमर पढ़ने हैं। तो ये हो गया एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, नोट कर लेंगे यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ओके। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, तो वो भी नोट करते हैं। नोट कर लिया, तो नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर, नेचर ऑफ मोनोमर, ओके। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर। तो मोनोमर के नेचर के बेसिस पे पॉलीमर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है होमोपॉलीमर और दूसरा होता है कोपॉलीमर। एक होता है होमोपॉलीमर और दूसरा होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर। अब ये होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या डिफरेंस है, तो देखिए होमोपॉलीमर वो होता है जिसमें सिंगल टाइप का मोनोमर यूज किया जा रहा हो। पॉलीमर फॉर्म्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, जिसमें सिंगल टाइप मोनोमर एक ही, उसके मोल्स चाहे जितने ले लीजिए, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी ले लीजिए, लेकिन मोनोमर एक ही होना चाहिए। डिफरेंट टाइप का
और कोपॉलीमर क्या है? तो कोपॉलीमर में पॉलीमर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर यूज होते हैं। पॉलीमर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। ओके, तो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर किसमें होता है? तो इसके एग्जांपल लिख लेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ओके, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसी तरीके के एग्जांपल है नेचुरल रबर, ओके, इत्यादि। इसी तरीके से कोपॉलीमर पे आते हैं, तो जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर का यूज किया हो, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। और देखिए होमोपॉलीमर में क्योंकि सिंगल टाइप का मोनोमर यूज करते हैं, तो जो पाई बॉन्ड होगा उसको तोड़कर हम चेन जोड़ देंगे लगातार। तो जितने भी होमोपॉलीमर हैं वो सब एडिशन की कैटेगरी में आते हैं। एडिशन के अंदर सभी होमोपॉलीमर आ जाएंगे। हालांकि अगर एडिशन पॉलीमर की आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो फॉर्म्ड बाय टू और मोर सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूज होते हैं और उसमें बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। तो देखिए अगर इसमें सिंगल मोनोमर यूज हुआ तब तो ये हो जाएगा होमोपॉलीमर, और इसमें अगर दो से ज्यादा, या यहां पर मैं को सही कर लेना चाहिए, फॉर्म्ड बाय मोर देन वन सेम और डिफरेंट मोनोमर। ओके, तो अगर सिंगल मोनोमर हुआ तो होमोपॉलीमर में आ जाएगा, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर होंगे तो कोपॉलीमर में आ जाएगा। यानी एडिशन में होमो भी हो सकता है और को भी हो सकता है, लेकिन कंडेंसेशन में तो दो से ज्यादा ही आएंगे, डिफरेंट मोनोमर ही आएंगे, और तभी कंडेंसेशन होगा ही दो के बीच में। और जब ऐसा होगा तो बाय प्रोडक्ट जरूर रिलीज होगा, और बाय प्रोडक्ट जब रिलीज होगा तो वो किसमें जाएगा? कोपॉलीमर में। ओके, तो पीवीसी, टेफ्लॉन, पीएएन, नेचुरल रबर, ये सब किसमें आ जाएगा? ये सब आ जाएगा होमोपॉलीमर में। अब कोपॉलीमर में जैसे बूनाएन ही ले लीजिए, इसमें दो मोनोमर यूज होते हैं, तो इसके एग्जांपल में बूनाएन आ जाएगा, बूनाएस आ जाएगा। ओके, कोपॉलीमर है। नायलॉन 6,6 आ जाएगा। तो इस तरीके के पॉलीमर आ जाएंगे। तो ये हो गया होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अब लास्ट क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे 5th नंबर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर पॉलीमर टोटल 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन से, तो वो भी जान लेते हैं हम। 4 टाइप्स के पॉलीमर कौन कौन से? इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और लास्ट है थर्मोसेटिंग। तो इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। अब इनको जरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो इधर आपने नोट कर लिया होगा, तो इधर इरेज कर दे रहा हूं, ये बना लीजिए यहां तक। तो चलते हैं आगे। जो भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे पॉलीमर्स पढ़े, यानी कि इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होता है?
इलास्टोमर जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, वीक वॉन डेर वाल फोर्स के थ्रू चेन आपस में लिंकअप होती है और इनको स्ट्रेच करने पर इनके शेप में चेंज आ जाता है और दोबारा रिलीज करने पर ये अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन भी कर लेते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम बोलते हैं इलास्टोमर। ओके, इसमें सबसे सिंपल सा एग्जांपल रबर बैंड ही ले लीजिए। इसके बाद आता है फाइबर। फाइबर एक ऐसा पॉलीमर की कैटेगरी है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर से ज्यादा और थर्मोप्लास्टिक से कम है। यहां पर जनरली वीक वॉन डेर वाल फोर्स तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर वॉन डेर वाल फोर्स जरूर होगा। वॉन डेर वाल फोर्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन इलास्टोमर से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं थर्मोप्लास्टिक पे। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मोप्लास्टिक यानी हीट करेंगे तो डिजायर्ड शेप में उस पॉलीमर को ला सकेंगे और दोबारा उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे पॉलीमर को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग क्या होता है कि हीट करने पर एक बार जो भी हमने पॉलीमर बना लिया, अब दोबारा हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, दोबारा हम उसको फिर से डिजायर्ड शेप का कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अगर वो बन गया तो उसके बाद वो डिस्ट्रॉय ही होना है, उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पॉलीमर को बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ओके, इनके ऊपर दो दो तीन तीन पॉइंट्स हैं, जल्दी से लिखना चालू करेंगे, मैं बोलता जा रहा हूं, आप नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहला है इलास्टोमर। इलास्टोमर के बारे में देखिए, पहले पॉइंट में सारे पॉइंट्स मैंने आपको पहले से बता रखे हैं। पॉलीमर विच आर बॉन्डेड बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वीक फोर्स कौन सा है? वॉन डेर वाल फोर्स। वॉन डेर वाल फोर्स होता है। ओके, इट कैन स्ट्रेच एंड रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल शेप, ये आपको बात बताई थी मैंने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इलास्टोमर वीक वॉन डेर वाल फोर्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन पॉलीमेरिक चेन। अब ऐसे एग्जांपल क्या हो जाएंगे? रबर बताया था मैंने आपको, पॉली आइसोप्रीन ये रबर ही है, नियोप्रीन ये भी रबर है, बूना एस ये भी पॉलीमर है। ओके, तो इस तरीके के पॉलीमर्स इलास्टोमर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम फाइबर। फाइबर क्या है? देखिए पहला पॉइंट है, दे आर लीनियर पॉलीमर इन विच इंडिविजुअल चेन ऑफ पॉलीमर आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन इलास्टोमर बट लेसर देन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ऑब्वियस सी बात है, थर्मोप्लास्टिक से कम है तो थर्मोसेटिंग से भी कम ही होगा। जनरली फाइबर कौन होते हैं? पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर। तो जनरली ये पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर होते हैं, जैसे सेल्यूलोज, नायलॉन, ग्लिप्टल, टेरिलीन। तो ये सब क्या है? पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको अभी बताया, वही पॉइंट यहां पर मेंशन भी है। पॉलीमर विच कैन बी इजीली सॉफ्टेंड व्हेन हीटेड एंड हार्डेंड विद अ लिटिल चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज। जिसको हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद उसको हार्ड भी कर देंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाकर, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाकर बाय सम केमिकल चेंजेस। ओके, तो उसको हम डिजायरेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं थर्मोप्लास्टिक का, यानी ये रिसाइकिल किया जा सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, दे आर नॉर्मली रिमेन सॉल्यूबल एंड फ्यूजिबल आफ्टर मैनी साइकिल्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। ओके, यानी कई साइकिल रिसाइकिल करने के बाद भी हम इसको यूज में ला सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पे, पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन, लीनियर पॉलीएस्टर्स आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो ये एग्जांपल्स भी हैं। लास्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है? तो चलिए देखते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर, these polymer undergo permanent change, ये इंपॉर्टेंट है, permanent change on heating, permanent change on heating। एक बार आपने हीट करके जो चेंज लाना था वो ले आए और डिजायरेबल प्रोडक्ट जो बनाना था वो बन गया, अब उसके बाद उसको रिसाइकिल फिर से नहीं किया जा सकता। अगले पॉइंट पे आते हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड इन सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल नहीं है, इन अलग है, सॉल्यूबल अलग है। दे कैन ऑब्टेन्ड इन सॉल्यूबल एंड फ्यूजिबल फॉर्म एंड इन अर्ली और इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द सिंथेसिस। यानी ये जो सिंथेसाइज कराया जा रहा होगा तो आप इंटरमीडिएट स्टेज में भी इसको ले सकते हैं और अर्ली स्टेज में भी ले सकते हैं। ओके, बेकलाइट, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन,
रेजिन जितने भी हैं ये सब इसी तरीके के होते हैं, तो ये सब थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स होते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम चलते हैं पॉलीमर्स की तरफ। पॉलीमर कैसे बनेगा, उसके मोनोमर्स क्या होंगे, ओके, तो ये सारे पॉलीमर्स अपने को देखने हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए जल्दी से, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पॉलीमर्स। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल रबर से। तो हेडिंग डाल देंगे आप, टाइप्स ऑफ पॉलीमर एंड देयर मोनोमर। ओके, तो चलिए देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं उनको तो देख ही लिया जाए। तो जैसे पहला है, तो रबर का मोनोमर क्या होगा, है ना, तो इसको रबर ही लिखता हूं मैं। रबर नेचुरल भी लिख दोगे तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, दो टाइप के रबर पढ़ने हैं। तो इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर है आइसोप्रीन। अब ये आइसोप्रीन कैसे बनता है, पहले आप बनाओ ब्यूटाडाइन, ये 1,3 ब्यूटाडाइन। अब यहां पर आप लगा दो CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, ओके। इस आइसोप्रीन का आपको क्या कराना है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, कैटलिस्ट भी लेते हैं यहां पर। कैटलिस्ट क्या होगा, तो कैटलिस्ट होगा, नोट कर लेंगे, कैटलिस्ट है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, Al C2H5 होल थ्राइस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम और साथ में टिटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। ठीक, तो Al C2H5 होल थ्राइस TiCl4, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट भी लेते हैं। अब इसका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। चलिए देखते हैं कैसे। पॉलीमराइजेशन के लिए एक्चुअल में ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जब ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री। तो ये आपस में बॉन्ड बनाकर क्या कर लेंगे, सेटिस्फाइड। तो चलिए देखते हैं, ये तो बॉन्ड बना गए और इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी फ्री है, तो ये चेन के साथ जुड़ जाएगा, होल एंड। ये बन गया पॉली आइसोप्रीन। इसके एन मोल लेने पड़ेंगे पॉली आइसोप्रीन। अब जरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा उसको ध्यान से देखिए। ये जो पॉली आइसोप्रीन है, तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI शो करेगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप मिथाइल है, यहां पर ये ग्रुप अलग है और यहां पर हाइड्रोजन होगा। ओके, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब इसका जो सिस फॉर्म होगा, सिस फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, ओके। और जो इसका ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म, उसको बोलते हैं गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा, ऐसे याद रखना है, गट्टा पर्चा। सिस और ट्रांस तो बना लोगे ना, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है, अगर सेम साइड होंगे तो सिस फॉर्म, अगर अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांसफॉर्म। ओके, नोट कर लीजिए। तो ये था पहला, ये नेचुरल रबर था और गट्टा पर्चा भी बन गया, इससे ट्रांसफॉर्म से रबर का हो गया। सेकंड आते हैं सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट है नंबर 2, सिंथेटिक रबर। चलिए अब देखते हैं सिंथेटिक रबर कैसे बनाया जाता है। तो सिंथेटिक रबर कैसे बनेगा, इसका मोनोमर क्या है। यहां ये जो आइसोप्रीन आप देख रहे हैं, इसमें CH3 की जगह Cl लगा दीजिए। तो CH3 की जगह पर यहां पर Cl लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन, और ये क्लोरोप्रीन का आपको कराना है पॉलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन। ओके, तो इसका पॉलीमराइजेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो ये बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और फिर ये चेन जुड़ जाएगी बोलेंगे। तो क्लोरोप्रीन, तो इसको बोलेंगे पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन। ओके, ये सिंथेटिक रबर पॉलीक्लोरोप्रीन। अब अगर आपको इसमें कैटेगरी देखनी है तो देखिए यहां पर मैंने एक ऐसा मोनोमर यूज किया, सिंगल टाइप का मोनोमर यूज किया। अगर मैंने यहां पर सिंगल टाइप का मोनोमर किया यूज तो इसको होमोपॉलीमर आप बोलोगे कि नहीं? और ये एडिशन है या कंडेंसेशन है? तो एडिशन है या कंडेंसेशन है, इसके लिए आप देखो बाय प्रोडक्ट कोई मिल रहा है क्या? नहीं, चेन जुड़ती जा रही है ना? तो आपको ये मेंशन भी करना रहेगा। तो ये कैसा पॉलीमर है? ये पॉलीमर है एडिशन पॉलीमर और ये होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर। और एक बात और, जितने भी एडिशन पॉलीमर होते हैं उनको चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। ये चेन ग्रो कर रही है ना, तो इसलिए इनको चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। तो ये भी लिख लेंगे, चेन ग्रोथ पॉलीमर। ओके, तो ये सारा डेटा आपको लिखते जाना है। अब आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप लिखो। जैसे इसको देखो तो मोनोमर एक ही है तो होमोपॉलीमर है, बाय प्रोडक्ट बना नहीं बना तो एडिशन पॉलीमर है, और एडिशन में चेन ग्रो हो रही है तो चेन ग्रोथ है। जितने भी एडिशन होते हैं दे आर चेन ग्रोथ, और जितने भी कंडेंसेशन होते हैं दे आर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ओके, तो ये एडिशन है, एडिशन कह लो या चेन ग्रोथ कह लो, एक ही चीज है। अब ये ध्यान रखिएगा, चेन ग्रोथ, ठीक है। और दूसरा ये होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एडिशन होमो ही होगा, कोपॉलीमर भी हो सकता है। ओके, अभी आप देखते जाओगे। तो ये सिंथेटिक रबर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, बूना एन। बूना एन। अब ये बूना एन का मोनोमर क्या होता है, चलिए देखते हैं। बूना एन में मोनोमर है ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन। एक तो ये हो गया, और दूसरा एन का क्या मतलब है, तो ब्यूटाडाइईन एक ये होता है और साथ में होता है एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल किसे कहते हैं? विनाइल साइनाइड को बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। विनाइल साइनाइड को बोलेंगे एक्राइलोनाइट्राइल। नोट करिए जल्दी से। तो ये हो गया हमारा ब्यूटाडाइईन और इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। यानी अब की बार आपको एक से ज्यादा तरीके के मोनोमर मिल गए तो इसको आप क्या बोलोगे, होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर? तो ये कोपॉलीमर बन जाएगा। चलिए अब देखिए ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन किस तरीके से करना है, सबसे पहले इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और ये कार्बन कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री। अब आप देखिए इस वाले को भी तोड़िए साथ में, तो देखिए क्या बनता जाएगा। इधर वाले से ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन मिड में आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन ये, और ये वाला कार्बन इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। जब इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा तो ये आ गया ऐसे, और फिर इस वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है क्योंकि ये तो ज्वाइन हो जाएगा, इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी जब फ्री हो जाएगी तो ऐसे लगाओगे और ये CN यहां लगाओगे, आप CN आप यहां लगाओगे। समझ में आया आपको? और इसी तरीके से ये भी चेन, तो ये होल है, ये बन गया। तो इसको बोलते हैं बूना एन, ब्यूटाडाइईन एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर होता है बूना एन। ओके, अब बताइए ये कैसा पॉलीमर है। तो एडिशन है या कंडेंसेशन है? क्या बाय प्रोडक्ट मिला? नहीं मिला, तो ये कैसा हो जाएगा, एडिशन। ये एडिशन हो जाएगा। एडिशन का मतलब चेन ग्रोथ, एडिशन का मतलब चेन ग्रोथ। अब बताइए ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? तो इसमें दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स दिख रहे हैं मेरे को।
तो अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स मिलेंगे तो होमो तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, कोपॉलीमर, ये आ जाएगा कोपॉलीमर। ओके, तो ये था हमारा बूना एन। अब चलते हैं बूना एस की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बूना एस। बूना एस, अब यहां पर क्या होता है, बूना एस का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाईन और स्टाइरीन। तो ब्यूटाडाईन तो वही है और साथ में आ जाता है स्टाइरीन। ये स्टाइरीन कैसे बनता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दो, इसको स्टाइरीन बोलते हैं। और ये ब्यूटाडाईन। ओके, इन दोनों के मिलने से जो पॉलीमर बनेगा उसे बोलेंगे बूना एस। अब ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन का तरीका फिर से वही है, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो देखिए क्या बनने लगेगा, इससे बनेगा ये कार्बन, फिर ये 4 कार्बन कैसे जोड़ दिए, इसके बाद ये आ जाएगा CH, यहां से ये बेंजीन रिंग निकाल दीजिएगा, फेनिल, और यहां पर आ जाएगा CH2 और ये होल है। ओके, ये बन गया बूना एस, नोट कर लीजिए बूना एस। तो ये था बूना एन एंड बूना एस। अब चलते हैं अगले पॉलीमर में। नेक्स्ट है नायलॉन 6। नायलॉन 6 क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। पॉलीएमाइड होता है ये, और नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, तो नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये NHC डबल बॉन्ड दो ऐसे जोड़ देना है और NHC डबल बॉन्ड दो क्लोज रिंग में होगा। NHC डबल बॉन्ड दो क्लोज रिंग में होगा और इस क्लोज रिंग में 5 कार्बन आएंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ऐसे याद रखना है आपको। इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, इसकी करानी है अपने को पहले तो हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस, ओके, एंड देन सेकंड पॉलीमराइजेशन। NHCO बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन ये एमिनो एसिड्स में आता है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, ये याद रखिएगा, बायोमोलिक्यूल में काम आएगा। अभी अपने को ये NHCO बॉन्ड ही हाइड्रोलिसिस पे तोड़ देना है, तो हम NHCO बॉन्ड तोड़ेंगे हाइड्रोलिसिस करा के, तो इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा NH2। ओके, इधर NH2 आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा, COH आ जाएगा। तो NH2 और COOH इधर से तरफ आ गया। तो अब ये आ गया COOH, ये बन गया एक तरफ NH2, फिर CH2 होल 5 COOH, ये बन गया। अब क्या होगा, इस वाले NH2 का H जाएगा तो यहां से एक वैलेंसी फ्री होगी, और ये वाले COOH का OH जाएगा तो यहां से एक वैलेंसी फ्री होगी और होल है। तो देखिए इसका H और उसका OH गया, तो जब इसके बाद ऐसी दूसरी चेन जुड़ेगी इस तरफ COOH का OH और इसका H मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, तो साथ में वाटर भी मिलेगा, तो इसका मतलब मुझे बाय प्रोडक्ट भी मिला। तो अगर बाय प्रोडक्ट मिला तो आप इसको एडिशन बोलोगे कि कंडेंसेशन, तो ये किसमें जाएगा, कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, कंडेंसेशन पॉलीमर जाएगा, और साथ में आप यहां पर ध्यान से देखो कि ये स्टेप बार बार ग्रो करेगा। अगर ये स्टेप बार बार ग्रो करेगा तो आप इसको क्या बोलोगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको बस एक बार अच्छे से समझ लेना है कि आखिर पॉलीमर तो कैसे बन रहे हैं, कौन सा बॉन्ड तोड़ना और जोड़ना है, और दूसरा आपको मोनोमर याद होने चाहिए। अगर ये दो काम आप कर ले गए तो पॉलीमर बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, कोई भी याद कर सकता है, कोई भी इसको अच्छे से पढ़ सकता है। याद करने लायक सिर्फ एक ही चीज है, मोनोमर याद होनी चाहिए, बाकी तो आपको बॉन्ड ब्रेक करके जोड़ना आना चाहिए। ओके, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। अब बताइए ये होमो है या कोपॉलीमर है, तो होमो पॉलीमर है या कोपॉलीमर है,
तो इसका मोनोमर तो एक ही है, इसका मोनोमर एक ही है ना, इसी की तो आपने हाइड्रोलिसिस करा के बनाया, तो मोनोमर एक होने की वजह से ये होमोपॉलीमर हो जाएगा, होमोपॉलीमर। ओके, नायलॉन 6 के बाद इसी तरीके से और देख लेते हैं। नायलॉन 6 के बाद देखना है नायलॉन 6, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे नायलॉन 6। तो 6th नंबर पे आते हैं नायलॉन 6। 6 का मतलब आपको समझ में आया? ये देखिए 5 और एक ये 6 कार्बन, 6 कार्बन की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन 6। और 6 का क्या मतलब है, तो वो अभी आपको इसके मोनोमर देखकर समझ में आ जाएगा। तो इसके मोनोमर कौन कौन से हैं, तो इसके मोनोमर हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन, तो CH2 NH2 CH2 होल 6 NH2, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, दो तरफ से NH2 है ना, और साथ में एडिपिक एसिड। तो ये एडिपिक एसिड कैसा होता है, COOH CH2 होल 4 COOH, इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, और इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ओके, अब इन दोनों से बनाना है अपने को पॉलीमर। चलिए देखते हैं पॉलीमर क्या बनेगा। इन दोनों से पॉलीमर अगर आप बनाओगे तो देखो इसका H और इसका OH निकाल दो और लिंक करा दो। अब इसका OH गया है और इसका H गया है, फिर इसी तरीके से इधर वाले का H और इधर से जो यूनिट जुड़ेगी उसका OH आ जाएगा कार्बोक्सिलिक का, और इधर भी आप OH हटा दोगे इस वाले का। तो ये इतनी चीजें हटाकर और लिंकअप कर देना है। तो लिंकअप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा NH CH2 होल 6, फिर से NH C डबल बॉन्ड O, फिर आ जाएगा CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से होल है। अब इसको 6 क्यों कहते हैं, तो एक 6 तो इस वजह से आ रहा है कार्बन की वजह से, और बाकी के 6 कार्बन कहां है, 4 और 2 6, तो इसलिए बोलते हैं नायलॉन 6, नायलॉन 6। ओके, और ये कैसा पॉलीमर होगा, तो यहां पर भी देखिए साथ में वाटर मिल रहा है आपको, और अगर वाटर मिल रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर यानी कंडेंसेशन पॉलीमर। तो लिख लीजिए कंडेंसेशन पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। होमो है या कोपॉलीमर है, दो डिफरेंट मोनोमर है, तो कैसा हो जाएगा, कोपॉलीमर। ओके, तो ये कोपॉलीमर है और कंडेंसेशन पॉलीमर है। चलिए अब आप अपने आप लिखते जाइएगा। 7th नंबर नायलॉन 610। अब ये नायलॉन 610 क्या है, 6 समझ में आ रहा था, तो इसका मतलब भी एक बार 6 कार्बन मिलेंगे और एक बार 10 कार्बन मिलेंगे। तो 610 का क्या मतलब है, ये चलिए जानते हैं। तो नायलॉन 610 का मतलब हो गया, एक जगह तो आपको क्या ले लेना है, यही ले लेना है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और दूसरी जगह यहां पर एसिड बदलेगा। तो देखिए NH2 CH2 होल 6 NH2, और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ साथ आ जाएगा COOH CH2, इसी में बढ़ा लीजिए तो 8 कर लीजिए, और इसको बोलते हैं सिबैसिक एसिड, सिबैसिक एसिड। नाम अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, कहीं भी होगा तो भी ऐसा कुछ नहीं, नाम तो नहीं पूछा जा रहा है। हाँ ये जरूर है, ऑप्शन में अगर आ जाएगा तब तो आप फंस जाओगे, थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। तो आपसे अगर ऑप्शन में स्ट्रक्चर ना बनाया, अगर पूछ ले कि नायलॉन 6 किससे मिलकर बनता है, और एक ऑप्शन में ये दे दे और एक में ना दे, या दोनों दे दे और एक में मल्टी करेक्ट करके दे दे, तो आपको ये याद होना चाहिए फिर ऐसे। तो सिबैसिक एसिड, और दूसरा तो ये वही है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, लर्न हो जाता है तो अच्छी चीज है।
एक बार बनाइए जरूर, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे आपको रफ कॉपी में अगर बनाओगे तो आप अटकोगे और तब आपको लगेगा कि हाँ नोट्स एक बार रिवाइज करके देख लेना चाहिए कि नाम क्या है, तो आपको थोड़ा सा लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, नायलॉन 610 तो किस तरीके से बनने वाला है, सेम वही फंडा है, ये H जाएगा, ये OH जाएगा, इधर से ये OH जाएगा और इधर से ये H जाएगा, तो हटा दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए, तो अपना पॉलीमर तैयार है। नायलॉन 610, ओके, तो नायलॉन 66 हो गया, नायलॉन 610 हो गया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉलीमर है टेरिलीन। टेरिलीन TERYLENE, टेरिलीन, इसको डेक्रॉन भी बोलते हैं, डेक्रॉन, और इसको पॉलीईस्टर भी बोलते हैं, टेरिलीन, डेक्रॉन या पॉलीईस्टर। ओके, तो क्या है टेरिलीन, डेक्रॉन और पॉलीईस्टर, तो इसके मोनोमर कौन कौन से यूज होते हैं, तो इसका एक मोनोमर तो है टेरेथैलिक एसिड। ये टेरेथैलिक एसिड क्या होता है, टेरेथैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे भी COOH लगा दीजिए, तो इसको बोलते हैं टेरेथैलिक एसिड। और साथ में लेंगे ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, इसका नाम है टेरेथैलिक एसिड और इसका नाम है ग्लाइकॉल। और इनके पॉलीमराइजेशन से, एरो में आप पॉलीमराइजेशन जरूर लिखा करो, ओके, मैंने नहीं लिखा है बट आप जरूर मेंशन कर देना। तो अगर इस ऐसे कराएंगे तो क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। अगर इस तरीके से होगा तो ये COOH और ये OH, तो ज्वाइन करना है अपने को, और कैसे ज्वाइन होगा तो देखिए, ये एक तरफ से ये H कार्बोक्सिलिक का जाएगा तो एक तरफ से ये OH जाएगा, अब एक तरफ H गया है तो दूसरी तरफ OH जाएगा, इसका OH गया है तो एक तरफ H जाएगा और इससे वाटर निकल आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। अब जैसे मैं इधर की बात कर दूं तो C डबल बॉन्ड हो, ओके, C डबल बॉन्ड हो, जैसे इसका OH चला गया तो मुझे क्या लाना है, यहां पर O आ जाएगा, OH चला गया तो ये OC2H5, OC2H5, या इसका H अगर चला गया तो चलिए C डबल बॉन्ड हो और यहां से ज्वाइन कर देते हैं, तो CH2, CH2, फिर CH2 और OH, CH2, CH2, OH, तो यहां पर बना देते हैं, इधर जगह नहीं है। CH2, 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 OH, अब इसका OH गया है तो ये O रहेगा और ऐसे जुड़ेगा, और इस तरफ से जोड़िए तो इधर से इसका H गया है तो अब इसका OH इधर से निकालिएगा, इधर से OH निकाल दीजिएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, होल है, इसी को कहते हैं पॉलीईस्टर। पॉलीईस्टर कैसे है चलिए देखिए, R ये C डबल बॉन्ड हो OR, तो RCOR, यहां से देख सकते हैं आप ईस्टर फंक्शनल होता है, फिर इसी तरीके से आगे जुड़ता जाएगा RC डबल बॉन्ड हो OR, ओके, तो इसको बोलते हैं टेरिलीन, डेक्रॉन या फिर पॉलीईस्टर। अगर यहां पर आप टेरेथैलिक एसिड ना लेकर थैलिक एसिड ले लीजिए, ऑर्थो वाला, है ना, तो बन जाएगा एक नया पॉलीमर जिसका नाम होगा ग्लिप्टल। तो अगला है पॉलीमर, 9th नंबर पे आते हैं,
ग्लिप्टल। तो अब ये ग्लिप्टल क्या होता है, चलिए देखते हैं ग्लिप्टल कैसे बनेगा। तो यहां पर आपको थैलिक एसिड लेना है और अब की बार ऑर्थो वाला लेना है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, ओके। इसको बोलेंगे थैलिक एसिड और साथ में ग्लाइकॉल, साथ में ग्लाइकॉल, और इसका करा दो अब आप पॉलीमराइजेशन। तो जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराओगे तो देखो क्या बनेगा। जैसे ये C डबल बॉन्ड होगा, OH निकाल देंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे जुड़ता जाएगा आगे एक तरफ, जैसे इधर जुड़ा है। और ठीक इसी तरह से इधर भी जोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ का क्या जोड़ना है अपने को, दूसरी तरफ का C डबल बॉन्ड हो, H निकलेगा तो यहां से O जुड़ा होगा, ओके। एक तरफ का H निकलेगा तो इस वाले का OH, तो यहां क्या आ जाएगा CH2 CH2, फिर ये O और इसका एक तरफ से आगे फिर ये निकल जाएगा जैसे इधर जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही बना देना है, ओके। अब ये जो पॉलीमर बन गया अपना, इसको कैसे लिखना है, इसको होल N लगाना है मुझे। तो देखिए ये ऐसे पूरा आएगा होल N। तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए ताकि ये साफ सुथरा दिखाई दे आपको। एथिलीन ग्लाइकॉल साथ में लिया हमने, एथिलीन ग्लाइकॉल, और उससे बना लिया, ठीक। तो ये इसी को बोलते हैं हम ग्लिप्टल, ग्लिप्टल। यहां तक नोट कर लीजिए। कुछ एक दो और जगह छोटा वाला पॉलीमर बना देते हैं ना। चलिए कुछ छोटे छोटे पॉलीमर भी हो जाए, जैसे पीवीसी, बड़ा नाम चल रहा है आजकल पीवीसी। तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। अब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होगा, इसका नाम खुद ही बता रहा है, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, विनाइल क्लोराइड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां लगा देना है Cl। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, इसी को बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब इसका पॉलीमराइजेशन कराना है। तो अगर आपको इसका पॉलीमराइजेशन कराना है तो देखिए क्या होगा, फिर से आप ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड तोड़कर ज्वाइन कर दीजिए। क्या जोड़ना है आपको, CH2 CH Cl, और ये इस तरीके से, इसी को बोलते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसा पॉलीमर है ये, तो ये पॉलीमर में मोनोमर एक है तो होमोपॉलीमर है, एडिशन है या कंडेंसेशन तो एडिशन है, तो ये एडिशन चेन ग्रोथ होमोपॉलीमर। अगर ये पूछा जाए ये क्या है, तो ये कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ कोपॉलीमर, ओके। अगर ये वाला पूछा जाए तो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, वाटर निकलेगा ना, साथ में क्या निकल रहे हैं, ये सब वाटर मॉलिक्यूल भी तो निकल रहे हैं। तो ये कंडेंसेशन है, यानी कि ये स्टेप बार बार ग्रो करेगा, तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, कोपॉलीमर, क्योंकि दो डिफरेंट मोनोमर है। ऐसे ही सबको लिखते जाइएगा। ये वाला भी देखिए, कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ, कंडेंसेशन होगा तो स्टेप ग्रोथ होगा, और साथ में कोपॉलीमर कब होगा, जब दो अलग अलग मोनोमर होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर, ओके। पीवीसी नोट कर लीजिए यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर, पैन। अब ये पैन क्या होता है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। इसका मोनोमर क्या होगा, एक्राइलो नाइट्राइल। तो एक्राइलो नाइट्राइल कैसा होता है, विनाइल साइनाइड को ही बोलते हैं। इसका पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 CH Cl होल N, इसी को पैन बोलते हैं,
पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ओके, एक नेक्स्ट है टेफ्लॉन, एक और है टेफ्लॉन, देख लेते हैं टेफ्लॉन क्या होता है। तो टेफ्लॉन कोटिंग, आजकल तो गाड़ियों में टेफ्लॉन कोटिंग है ना, कोटिंग वोटिंग के भी काम आता है। तो एनसीईआरटी में यूजेस दिए हुए लास्ट चैप्टर, लास्ट पेज पे, पॉलीमर चैप्टर में लास्ट पेज पे यूजेस दिए हुए हैं, तो एक बार यूजेस और पढ़ लीजिएगा। जैसे बेकलाइट आपको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था, बेकलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है बेकलाइट। इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में आता है, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना उसको बेकलाइट, और वो कैसा पॉलीमर है, थर्मोस्टेटिक पॉलीमर है, ये भी ध्यान रखिएगा। वो लास्ट वाला पेज एनसीईआरटी का पढ़ लीजिएगा। टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन क्या होगा चलिए देखते हैं। इसका मोनोमर क्या है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। जैसे पॉलीथीन बनाने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, तो एथिलीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, पॉलीथीन। वैसे ही H की जगह F लगा देंगे तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, और इसका कराएंगे हम पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन करने पर क्या मिल जाएगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 होल एंड, इसी को बोलते हैं टेफ्लॉन। ओके, नोट कर लीजिए। और इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम सिंपल है, टेट्रा फ्लोरो एथीन। एथीन क्यों आया, 2 कार्बन की वजह से, डबल बॉन्ड, तो एथीन, टेट्रा फ्लोरो इथीन से बन जाएगा टेफ्लॉन। चलिए नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर। टेफ्लॉन हो गया, पैन हो गया, ओके। पीवीए, पीवीए यानी कि पॉली विनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो विनाइल एसीटेट इसका क्या हो जाएगा, मोनोमर। बहुत सारे पॉलीमर तो ऐसे हैं जिनका फुल फॉर्म आप पढ़ोगे तो उसी में मोनोमर छुपा हुआ है। तो विनाइल एसीटेट CH2 डबल बॉन्ड CH, अभी देखिए यहाँ पे CN लगाया है, अब आप यहाँ पर एसीटेट वाला ग्रुप लगा दो, तो एसीटेट वाला ग्रुप क्या होता है, OC डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसीटेट, है ना। और इसका भी आप क्या कराओगे, पॉलीमराइजेशन, तो क्या बन जाएगा, CH2 CH, और यहां लग जाएगा OCO CH3 होल N, इसको क्या बोलेंगे, PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट। ओके, 14 PMMA, बहुत हो गए पॉलीमर, बस इतने ही खत्म करते हैं। एनसीईआरटी में जितने हैं उससे ज्यादा ही करा दिए। PMMA ये क्या होता है, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, PMMA। अब इसका मोनोमर क्या होगा, मिथाइल मेथा एक्राइलेट। मिथाइल मेथा एक्राइलेट कैसा होता है, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, C डबल बॉन्ड हो OCH3 हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये C से जोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड हो OCH3, इसको बोलेंगे मिथाइल मेथा एक्राइलेट। ओके, और इसका पॉलीमराइजेशन करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3 होल एंड, इसी को बोलते हैं PMMA, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट। ओके, तो ये हो गए 14 तक ये पूरे पॉलीमर्स, नोट कर लेंगे इनको। और इन पॉलीमर्स में जितने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं यूजेस, उनके यूजेस जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, पॉलीमर तो पूरे की प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन यूजेस जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है यूजेस के नाम पर, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यूजर जो भी पूछेगा वो एनसीईआरटी वाला ही पूछेगा। ओके, तो यहां तक नोट कर लीजिए। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जरा अपने को और देख लेने हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कैसे होते हैं। ओके, यहां तक नोट कीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर।
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आखिर क्या होते हैं? तो एक्चुअल में जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो पॉलीमर्स का कुछ भी अगर हम यूज करेंगे तो उसको यूज करने के बाद अगर हम उसको फेंक देंगे तो वो उतनी लैंड को कई सालों बाद बैरन कर देगा, बंजर बना देगा, क्योंकि वो सिंथेटिक पॉलीमर है। और इस तरीके के पॉलीमर लैंड को बैरन बना देंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कैसा होना चाहिए? तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमें चाहिए तो वो पॉलीमर क्या करेगा, लैंड को बैरन नहीं करेगा, एक्चुअल में वो गल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जूट, तो जूट क्यों गवर्नमेंट इतना प्रमोट करती है, प्लास्टिक को क्यों अवॉइड करती है? प्लास्टिक का पॉलीथीन आप लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए, अब उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बनती चली जाएगी तो कुछ सालों बाद उतनी लैंड को वो क्या कर देगा, बैरन कर देगा, बर्बाद कर देगा। और वैसे भी प्लास्टिक हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, कैंसर हो सकता है उसकी वजह से, तो इसलिए गवर्नमेंट इन सब चीजों को बैन करती है। अब जूट उसी जगह पर देखिए कितना अच्छा है। जूट का जैसे बैग आता है तो जूट के बैग को आपने यूज किया और फेंक दिया, और फेंकने के बाद उसके ऊपर भी लेयर बनती चली गई, वो जमीन के अंदर चला गया और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बनती चली गई। कुछ सालों बाद क्या होगा कि उसके धीरे धीरे रेशे करके गल जाएंगे, जो भी उसके रेशे होंगे वो गल जाएंगे और वो सॉइल की फर्टिलिटी को बर्बाद नहीं करेगा। तो ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल है पीएचबीवी, पहला एग्जांपल है पीएचबीवी। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, पीएचबीवी का पूरा नाम तो लिखेंगे, इसका नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये नाम है पूरा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, नोट कर लेंगे। और इसका मोनोमर क्या होता है? तो इसका मोनोमर होता है, एक तो इसका मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 पे OH लगा दीजिए, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और दूसरा मोनोमर है इसका 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब चलिए इससे बनाते हैं पॉलीमर और देखते हैं कैसे बनेगा पॉलीमर। ओके, तो पॉलीमराइजेशन अपने को कराना है। अब देखिए क्या होगा, इधर से ये H निकलेगा, तो इधर वाले से ये OH निकलेगा और ये ज्वाइन होगा। अब ये COOH को ज्वाइन करेंगे किससे? इसके H से, COOH के H से नहीं, ये OH से कार्बोक्सिलिक से एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ेगा, तो OH गया तो ये H जाएगा फिर से, और इसका क्या जाएगा, OH जाएगा, तो ये H और OH मिलके वाटर बना देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इधर ये लाना है अपने को O, तो इस कार्बन का क्या होगा, इस कार्बन को यहां बना लीजिए इस तरफ ऐसे करके, और फिर ये C डबल बॉन्ड O। अब इस C डबल बॉन्ड O को आपको इससे जोड़ना है O, अब इससे जोड़ देंगे तो इसका क्या होगा, इस वाले कार्बन से यहां इथाइल लगा दीजिएगा, फिर इस वाले कार्बन से ये C डबल बॉन्ड O और ये OH निकल गया, दूसरे मूल से इधर जुड़ जाएगा, ऐसे ही किसी दूसरे मूल से इधर से भी जुड़ रहा होगा, है ना, तो ये चेन बनती चली जाएगी। तो इसी को बोलते हैं PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, और ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले पॉलीमर की तरफ। अगला पॉलीमर जो बनेगा वो बनेगा ग्लाइसिन से, ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड से बनता है। तो ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड से बनने वाला पॉलीमर, तो चलिए देखते हैं ग्लाइसिन क्या होता है, CH2 NH2 C डबल OH, इसको ऐसे बना लीजिए,
NH2CH2COOH, इसको बोलते हैं ग्लाइसीन। और साथ में कैप्रोइक एसिड, तो कैप्रोइक एसिड यानी कि NH2CH2 5COOH, इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। इससे बनाना है अपने को पॉलीमर, कैप्रोइक एसिड। ओके, चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये पॉलीमर। तो अभी भी आपको वही काम करना है। देखिए, इस NH2 का H निकाल दीजिए और इसका OH, और ठीक इधर से यहां पर भी ये H निकाल दीजिए और इसका OH और जोड़ दीजिए। ओके, तो ये बन जाएगा NHCO बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा NHCH2 C डबल बॉन्ड हो, ये NHCH2 होल 5 C डबल बॉन्ड हो, और ये होल है। ओके, तो ये ग्लाइसीन और कैप्रोइक एसिड का पॉलीमर, नोट कर लेंगे इसको भी। ग्लाइसीन और कैप्रोइक एसिड का पॉलीमर है ये। और देखिए, इस वाले में ये 2 कार्बन दिख रहे हैं और इस वाले में ये 6 कार्बन दिख रहे हैं। तो आप इसको बोल सकते हो नाइलॉन 2,6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 अलग अलग है, तो नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 ये पॉलीमर हो गया। ओके, हेडिंग भी आप यही डाल दीजिएगा, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, कॉमन ही लगाना, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। ओके, 2 और 6 समझ में आया ना? 2 किसकी वजह से है? 2 कार्बन इनकी वजह से, और 6 किसकी वजह से है? ये 6 कार्बन इनकी वजह से, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 और PHBB, ये दोनों हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और अब आपको सिर्फ लर्न करना रह गया NCERT में पॉलीमर वाले चैप्टर में लास्ट पेज पे चार्ट फॉर द यूजेस ऑफ पॉलीमर। ओके, और इसी के साथ हमारा ये पॉलीमर फिनिश होता है। बट अभी अपने को कंटिन्यू करना है फॉर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो यहां तक नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, बहुत छोटा सा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आता ही है। तो ये सिर्फ प्रमोट करने के लिए, ताकि हम अवेयर रहें ड्रग्स के बारे में। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जुड़ी जो भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, इसमें मेनली ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है। ओके, तो और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में पूछा जाता है। तो ड्रग्स और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो जैसे जेईई मेन में ये एक क्वेश्चन दे सकते हैं, एडवांस में आने के चांसेस बहुत कम है, नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और बोर्ड लेवल में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए चैप्टर ऐड किया गया है ताकि हम थोड़ा सा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को लेकर, हमारे एवरीडे लाइफ में जो केमिकल सब्सटेंसेस का हम यूज करते हैं, मेनली वो ड्रग्स में यूज करते हैं, उसके लिए हम थोड़ा अवेयर। ओके, तो अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो अपने को पढ़ना है, और ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में ही बहुत कुछ दे रखा है। तो आपको एक चीज तो ये है कि जो एरिया बाउंड कर दिया गया है वो है कि आपको एनसीईआरटी के अंदर रह के ही पढ़ना है, उसके बाहर तो कुछ झांकना भी नहीं है। ओके, अब एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स दिए गए हैं पर्टिकुलर ड्रग्स के, सिर्फ आपको वो पढ़ लेने हैं, वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। ओके, और उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आखिर इन ड्रग्स की हम स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ना है अपने को। ओके, तो आप इसको इसी तरीके से नोट्स भी बना लीजिएगा जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जैसे आपने सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें कीमोथेरेपी क्या होता है। तो कीमोथेरेपी एक बिल्कुल जनरल सा वर्ड है। कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? किसी भी डिजीज में जब हम केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, तो केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं तो क्योर फ्रॉम डिसीजेस,
तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं कीमोथेरेपी। ओके, अब थेरेप्टिक एक्शंस कौन कौन से होते हैं ड्रग्स के, तो वो अब जान लेते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे आप, थेरेप्टिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। ओके, ड्रग्स के भी कई सारे क्लासेस हैं। ड्रग्स का मतलब ये नहीं होता वो ड्रग्स वो वाला, तो उसका मतलब तो ड्रग्स होता ही है। ड्रग्स मेडिसिन को भी हम ड्रग्स ही कहेंगे। ओके, तो मेडिसिन या केमिकल सब्सटेंस जो हम इनहेल कर रहे हैं वो भी हमारे लिए क्या है, ड्रग्स है। ओके, तो हेडिंग डाल देंगे थेरेप्टिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। तो थेरेप्टिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स में सबसे पहला पॉइंट आता है एंटीपायरेटिक ड्रग क्या होता है। इसी तरीके से एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरियल, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, आपको यही सब लर्न करने हैं कि इनके एग्जांपल क्या है, बस यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो देखिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि हाई बॉडी टेम्परेचर में को लो डाउन करने के लिए करते हैं, यूज करते हैं। द केमिकल व्हिच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर। तो जब कभी भी हाई फीवर होगा तो क्या दिया जाता है, एंटीपायरेटिक ड्रग दिया जाता है। अब ये एंटीपायरेटिक ड्रग का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो दो तो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, एक तो पैरासीटामोल और दूसरा एस्पिरिन। फिनॉल चैप्टर ने सैलिसिलिक एसिड बनाया था। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम एसिटाइल क्लोराइड से कर दे तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, इसी को बोलते हैं एस्पिरिन। और इसी के कैल्शियम सॉल्ट को बोलते हैं डिस्पिरिन। एस्पिरिन की बहन डिस्पिरिन। ओके, बहन नहीं होती है, वो तो याद रखने का बता दिया मैंने आपको। पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल में देखिए क्या है, पैरासीटामोल में फिनॉल के पैरा पोजीशन पे आपको एसिटामाइड वाला ग्रुप लगा देना है। तो अब ये देखिए, अगर यहाँ पर फेनिल ग्रुप ये नहीं होता तो यहाँ पर H होता, तो ये एसिटामाइड ही बोला जाता। ओके, तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे पैरासीटामोल का। जो इंपॉर्टेंट है बस मैं उसी के स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे हम स्ट्रक्चर लर्न कर ही नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल सी बात है कि हम इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर ड्रग्स के याद रखेंगे। तो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनका फॉर्मूला बहुत ज्यादा पॉपुलर है सिर्फ, और जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, सिर्फ हम उतनों को ही पढ़ेंगे ड्रग्स में। ओके, एक नोवेल्जीन और फिनेसिडिन ये भी है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, एंटीपायरेटिक ड्रग। सेकेंड आते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया की वजह से जब बॉडी में फीवर आता है तो वो एंटी मलेरियल ड्रग्स का यूज करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एंटी मलेरियल ड्रग। तो केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग मलेरिया फीवर। मलेरिया फीवर जब होता है तो हम ये यूज करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। सबसे पहले यूज करते थे क्वीन, और बाद में तो खैर खूब सारे आ गए, तो क्लोरोक्वीन, पैराक्वीन, प्राइमाक्वीन, ये सारे एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। ओके, तो ये नोट कर लेंगे, इनके एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाता ही ना, आपसे बोल देता है एनसीईआरटी से देख लेना, सिर्फ मैं इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिक्टेट कर रहा हूं ताकि आपको एग्जांपल्स के बारे में अवेयरनेस हो जाए। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए अवेयर करा रहा हूं। ओके, क्योंकि यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, तो एनाल्जेसिक का मतलब है ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे मेडिसिन जो हमें पेन में रिलीफ दे। पेन में रिलीफ दे, ऐसे ड्रग को हम क्या कहेंगे, एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक दो तरह के होते हैं, नारकोटिक ड्रग्स और नॉन नारकोटिक ड्रग। अब नारकोटिक ड्रग क्या होता है, तो नारकोटिक ड्रग आपको कुछ ज्यादा ही रिलीफ दे देगा। तो आपको इतना ज्यादा रिलीफ दे देगा कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लग जाएगा। तो ऐसे ड्रग का यूज बिल्कुल नहीं करना है, इसके बारे में सिर्फ पढ़ लेना है। तो नारकोटिक ड्रग्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए तो हमें लगता है कि पेन से हमें रिलीफ मिल गया, बट एक्चुअल में वो अंदर ही अंदर वो ड्रग्स क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं और हमें अनकॉन्शियसनेस जैसा फील करा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि अच्छा हो गया हमारे लिए, हमारा जो पेन था वो रिलीफ, पेन से हमें रिलीफ मिल गया, बट एक्चुअल में ऐसे ड्रग एडिक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा हाईली एडिक्टिव होते हैं। इवन आप लोग कभी सुनते भी होंगे कि वो ड्रग्स ना मिलने पर उसने ऐसा
कर लिया, उसने ये गलत काम कर लिया, तो ये सारी चीजें भी है ना। तो इनको नार्कोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो नार्कोटिक ड्रग्स के तो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, है ना, तो सुनते भी रहते होंगे, आपने फिल्मों में सुना होगा, जैसे हीरोइन, मॉर्फिन को बोलते हैं हीरोइन, कोडीन, तो ये सभी क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स। ओके, तो नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक नाम की दो कैटेगरी बनाई गई एनाल्जेसिक में। ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस, ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं, नार्कोटिक ड्रग। जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, मॉर्फिन को ही हीरोइन बोलते हैं। ओके, नॉन नार्कोटिक ड्रग, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स का मतलब है कि जो हमें सिर्फ पेन से इमीडिएटली रिलीफ दे, हमें अपना एडिक्टिव ना बनाए, ऐसे ड्रग को हम क्या बोलेंगे, नॉन एडिक्टिव ड्रग भी बोल सकते हैं और नॉन नार्कोटिक ड्रग भी बोल सकते हैं। तो दे आर क्वाइट इफेक्टिव एंड गिव इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम पेन, यहां तक नोट कर लेंगे। और इसमें एग्जांपल्स ये वाले भी चल जाएंगे, एंटीपायरेटिक वाले भी चल जाएंगे, जैसे कि एस्पिरिन, नोवेल्जिन, फिनेसिटिन, ये सभी एग्जांपल भी काम आएंगे। ओके, इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन नार्कोटिक में ड्रग है ब्रूफेन, ब्रूफेन को आइब्रूफेन भी बोलते हैं, और ब्यूटेजोलिडीन, ब्यूटेजोलिडीन। ओके, तो ये नाम आप नोट कर लेंगे इत्यादि यहां तक। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे, नोवेल्जिन। ओके, तो ये ऊपर वाले तो सेम आ गए, एस्पिरिन, नोवेल्जिन एंड फिनेसिटिन, और साथ में आपको दो नाम और ध्यान रखने हैं, ब्रूफेन और ब्यूटेजोलिडीन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर, ट्रंक्लाइजर्स। अब ये ट्रंक्लाइजर क्या होता है, एक्चुअल में ये नर्वस सिस्टम में जब हमें पेन होता है या नर्वस सिस्टम से जुड़ा कोई अगर डिजीज होने लग रहा है, या बॉडी अगर हमारी नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉब्लम में आ रहा है, तो इसलिए ऐसे डिजीज के लिए हमें जो ड्रग यूज करना होता है वो होता है ट्रंक्लाइजर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ड्रग इज क्योर फ्रॉम नर्वस सिस्टम, इश्यूज रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम। ओके, नोट कर लेंगे इसको भी। तो ट्रंक्लाइजर क्या हो गया, केमिकल सब्सटेंसेस और मेडिसिन्स यूज्ड टू क्योर फ्रॉम मेंटल डिसीजेस। तो मेंटल डिसीजेस से क्योर पाने के लिए क्या यूज किया जाता है, ट्रंक्लाइजर्स। अब देख सकते हैं ट्रंक्लाइजर भी दो तरह के होते हैं, हिप्नोटिक एंड नॉन हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, तो हिप्नोटिक्स ट्रंक्लाइजर क्या करते हैं, हमारे मेंटल टेंशन को रिड्यूस करते हैं, एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं, एंड दे ऑल्सो इंड्यूस स्लीप, हिप्नोटाइज कर देना, है ना। तो हिप्नोटिक्स का मतलब क्या हो गया, जो मेंटल टेंशन को रिड्यूस करे, एंजाइटी को रिड्यूस करे और स्लीपिंग को इंड्यूस करे। और नॉन हिप्नोटिक्स का मतलब दे रिड्यूस मेंटल टेंशन, एंजाइटी, बट दे डू नॉट इंड्यूस स्लीप, डू नॉट इंड्यूस स्लीप, उसे कहते हैं नॉन हिप्नोटिक। तो ट्रंक्लाइजर में भी हिप्नोटिक और नॉन हिप्नोटिक नाम के दो कैटेगरी हैं, तो इसी तरीके से आप दो कैटेगरी बना भी लीजिएगा। इसके एग्जांपल हिप्नोटिक्स में आ जाएगा बारब्यूट्रिक एसिड, बारब्यूट्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, डाइओन बनाना है आपको और ये NH लगाना है। ओके, और इसी तरीके से इसी वाले स्ट्रक्चर में इस तरफ डाइइथाइल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ल्यूमिनल, इसका दूसरा एग्जांपल है। ओके, हिप्नोटिक्स का। नॉन हिप्नोटिक्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर इक्वानिल, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जांपल है इक्वानिल। इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखिएगा, एमाइड होता है। फंक्शनल ग्रुप भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपसे पूरा स्ट्रक्चर ना पूछे, आपसे फंक्शनल ग्रुप ही पूछ ले कि इक्वानिल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उससे आपको टिक लगाना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, एंटी डिप्रेसेंट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है एंटी डिप्रेसेंट, जो डिप्रेस हो गया हो बुरी तरह से, तो जो बुरी तरह से डिप्रेस हो गया हो, जिसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से मर गया हो, ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए बना है एंटी डिप्रेसेंट। ऐसे ड्रग्स को मूड बूस्टर भी बोला जाता है, और ये मूड बूस्टर्स जो होते हैं ये डिपेंड करता है कि पर्सन के अंदर किस तरीके की, किस लेवल का प्रॉब्लम है, तो उसको कुछ नार्कोटिक ड्रग्स भी दिए जाते हैं, जैसे कोकीन, विटालिन, ये भी यूज किए जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में। ओके, तो मूड बूस्टर ड्रग्स भी बोलते हैं इसको, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे विटालिन, कोकीन,
मेथेड्रीन। ओके, एंटी डिप्रेसेंट के बाद आते हैं नेक्स्ट एंटी फर्टिलिटी ड्रग। अब ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बर्थ कंट्रोल पिल्स को ही बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ये ओव्यूलेशन को क्या करता है, सप्रेस करता है। और जितने भी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं ये दो हार्मोन्स का मिक्सचर से बनाए जाते हैं। एस्ट्रोजन, पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोगेस्टेरोन। ओके, तो ये एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन के डेरिवेटिव्स हैं। ये एक तरीके के हार्मोन्स होते हैं और इन हार्मोन्स ही क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग के, तो इसका पहला एग्जांपल है नॉर्थलिंड्रोन और दूसरा है नोवेस्ट्रॉल। आप एनसीईआरटी भी देखते जाइएगा, किसी की स्पेलिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप एनसीईआरटी का भी यूज कर सकते हैं और उससे आपको पढ़ना भी है, वैसे भी आपको पढ़ना है। ओके, तो नॉर्थलिंड्रोन और नोवेस्ट्रॉल एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हो गए। ओके, यहां तक नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इधर को इरेज कर दे रहा हूं इधर वाला मैं, तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग है एंटीसेप्टिक। अब अपने को देखना है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने यहां पर लिख रखे हैं, देखेंगे। एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो एंटीसेप्टिक में एक ऐसा केमिकल है जो किल करता है या प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ओके, तो लिख लेंगे केमिकल विच किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज के लिए एंटीसेप्टिक हार्मफुल नहीं है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट को लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये बेसिक सा डिफरेंस है। कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन वाउंड्स, कट। These are also reduced odors resulting from bacterial decomposition of the body. Okay? और इसी वजह से क्या होता है, इनको डिओड्रेंट्स के साथ मिक्स कर सकते हैं, फेस पाउडर के साथ मिक्स कर सकते हैं, ब्रेथ प्यूरिफायर्स के साथ मिक्स कर सकते हैं। इसलिए एंटीसेप्टिक में मिक्सिंग हो सकती है, एंटीसेप्टिक की मिक्सिंग इनमें हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट भी इसी तरीके का कुछ है, बट इसको लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो दे यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट दे कैन नॉट अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यूज। यही मैं आपको बता रहा था, लिविंग टिश्यूज पे इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। दे आर कॉमनली अप्लाइड टू द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे फ्लोर पे ऑब्जेक्ट, किसी इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने के काम में आता है, तो फ्लोर पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे हम ये जनरली यूज करते हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे अपने को यूज करना है डिसइंफेक्टेंट। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं, उनको और जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 0.2% फिनॉल सॉल्यूशन एक्ट एज एंटीसेप्टिक। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 0.2% फिनॉल सॉल्यूशन एक्ट एज एंटीसेप्टिक व्हाइल 1% ऑफ दिस सॉल्यूशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। यानी क्वेश्चन ये हुआ, क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करे और एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करे? तो बिल्कुल है, जैसे फिनॉल सॉल्यूशन। ये डिपेंड करेगा उसके कंसंट्रेशन पे। लो कंसंट्रेशन पे क्या होगा, वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, और हाई कंसंट्रेशन पे वो क्या काम करेगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, और उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0.2 से 0.4 ppm। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन इस पर बेस्ड कि कितना ppm होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, लेड का परसेंटेज क्या होना चाहिए, लेड का कितना हार्डनेस, फ्लोराइड्स का ppm क्या होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आयोडीन इज यूज्ड एज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक। पावरफुल एंटीसेप्टिक की तरह इसको यूज करते हैं, और इसमें टिंचर ऑफ आयोडीन नाम से ये बुलाया जाता है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है एक्चुअल में, 2 to 3% आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल वाटर। इट इज अ 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर। ओके, टिंचर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट आते हैं बायथोनॉल। बायथोनॉल,
तो बायोइथेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक जनरली एडेड टू मेडिकेटेड सोप। जितने भी मेडिकेटेड सोप आते हैं उसमें बायोइथेनॉल नाम का एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। बायोइथेनॉल केमिकल सब्सटेंस है और इसका फॉर्मूला ये देख सकते हैं। इधर वाली रिंग जैसे बेंजीन है, बेंजीन पे इधर क्लोरो लगाएंगे ग्रुप 2 डाइक्लोरो और यहाँ OH और S सल्फर से लिंकअप करेंगे और सेम यही यहां पर भी रिपीट कर देना है। तो बायोइथेनॉल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटॉल। डेटॉल क्या है? एक एंटीसेप्टिक है और इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है? क्लोरोजाइलिनॉल एंड टेरपिनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल एंड टेरपिनॉल, जाइलिन से बनाया गया है क्लोरोजाइलिनॉल। ठीक है, तो क्लोरोजाइलिनॉल का ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो क्लोरोजाइलिनॉल और टेरपिनॉल, तो टेरपिनॉल का ये स्ट्रक्चर है। ये सब एनसीईआरटी में भी बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, वही मैंने भी बनाए हैं। आपको बस ये स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने हैं। फॉर्मूला मैच करने के लिए आ सकता है, ऑप्शंस में आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्लोरोजाइलिनॉल है या कौन सा टेरपिनॉल है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक ये मैंने लास्ट स्ट्रक्चर बनाया है, इट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। एक्चुअल में पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं और सबसे पहला एंटीबायोटिक ही पेनिसिलिन था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। तो पेनिसिलिन में इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा। पेनिसिलिन में आपसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है ये पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है। तो ये वाला 3 डिग्री एमीन भी हो गया। ओके, और ये साथ में कीटो, तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी हो गया। तो कीटोन, एमाइड, 3 डिग्री एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो पेनिसिलिन में नहीं होता और ऑप्शन दे दिए जाए। ओके, तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप थोड़े से याद रखने हैं कि आखिर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ओके, इसके बाद आप एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। वो टेबल को आप एक बार बस रीड कर लीजिएगा अच्छे से, जैसे एस्पार्टेन, एलिटेन, सुक्रालोज, है ना। तो ये सारी चीजें हैं और इनमें स्वीटनिंग वैल्यू दी गई है विद रिस्पेक्ट टू केन शुगर। तो इसमें आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है किसकी स्वीटनिंग वैल्यू ज्यादा है और किसकी स्वीटनिंग वैल्यू कम है। जैसे एलिटेन की सबसे ज्यादा है और एस्पार्टेन की सबसे कम है। तो यही क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।